अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेटलैक। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एडिमा। एक नॉर्मल एनिमल बॉडी के अंदर उसके ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियम के दरमियान एक फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन होती है। और इस फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में जो कैपिलरीज का आर्टीरियोरल एंड है वहाँ पर ब्लड प्लाज्मा में से कुछ फ्लूइड्स लीक आउट होते हैं और बॉडी की इंटरस्टिशियम में एंटर होते हैं। इस लीक्ड फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जबकि कैपिलरीज के वेन्यूलर एंड पर यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इसका काफ़ी सारा पोर्शन वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है बैक इनटू द वेन्यूल्स और कैपिलरीज। मगर फिर भी इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कुछ प्रोपोर्शन ऐसा बाकी रह जाता है जो कि इंटरस्टिशियम से वापस वेन्यूल्स के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो इसे रीअब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अब ये जो ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियम के दरमियान एक फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन है, इसके अंदर अगर किसी किस्म की डिसरप्शंस पैदा हो जाएं या फिर चेंजेस आ जाएं तो उन चेंजेस की वजह से इन स्ट्रक्चर्स के अंदर एक्सेस फ्लूइड है उसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। और इसी एक्सेस फ्लूइड की एक्यूमुलेशन को हम कहते हैं एडिमा। डिफरेंट मैकेनिज़म्स इस नॉर्मल फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करने के लिए और इसे बैलेंस्ड वे में रेगुलेट करने के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इस तरह ये सेल का इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट कांस्टेंट इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में भी मदद देता है। मगर जब इस नॉर्मल रेगुलेटिंग मैकेनिज्म में किसी किस्म की ऑल्टरेशन आएगी तो जो प्लाज्मा इंटरस्टिशियम और सेल्स के दरमियान नॉर्मल फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसमें पैथोलॉजिक इम्बैलेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। और इन इम्बैलेंसेस की वजह से इन स्ट्रक्चर्स में एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। और इस एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन के नतीजे में फिर जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो उनमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। और इसी एक्सेस फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से जो बॉडी टिश्यूज़ के अंदर स्वेलिंग आ रही है इसी को हम कहते हैं एडिमा। अब हम देखते हैं कि एडिमा की कॉजेज़ क्या हैं। इसकी काफ़ी सारी कॉजेज़ हैं, जैसा कि अगर ब्लड प्रेशर जो है ब्लड वेसल्स के अंदर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से असल में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से मोर ऑफ द फ्लूइड विल लीक आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू द इंटरस्टिशियम और इस तरह इट विल कॉज एडिमा। इसी तरह अगर हायर सॉल्ट डाइट है तो वो भी एडिमा कॉज करती है क्योंकि सॉल्ट्स में ये एबिलिटी होती है कि वो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स को रिटेन करते हैं। और जब एक्सेस फ्लूइड रिटेन हो जाएगा ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर तो उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। और जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी वजह से मोर ऑफ द फ्लूइड विल लीक आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू द इंटरस्टिशियम एंड इन दिस वे इट विल कॉज एडिमा। इसी तरह इनएक्टिविटी भी एडिमा कॉज कर सकती है। मतलब अगर बॉडी के किसी पार्ट को काफ़ी अरसे के लिए हरकत ना दी जाए और वो इनएक्टिव रहे तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो पूल आउट हो जाता है इनटू लेग्स एंड फीट एंड इन दिस वे दिस इनएक्टिविटी कैन लीड टू एडिमा। इसी तरह अगर कोई ऐसी किडनी डिजीज़ है कि जिसमें किडनीज़ बॉडी के एक्सेस फ्लूइड को रिमूव नहीं कर पा रही बॉडी में से तो इस तरह की इनएबिलिटी ऑफ किडनीज़ जो है वो भी लीड करती है टुवर्ड्स एडिमा। इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशंस लाइक एनसेड्स ये भी एनसेड्स जो हैं ये भी कर सकती हैं एडिमा। इसके अलावा लिवर डिजीज़ और हार्ट फेलियर, इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस ये सब चीज़ें जो है ये लीड करती हैं टुवर्ड्स एडिमा। और हार्ट फेलियर और लिवर डिजीज़ को हम आगे इसी लेक्चर में आगे चलकर मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कैसे एडिमा कॉज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडिमा की कितनी टाइप्स हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि ब्लड प्लाज्मा, इंटरस्टिशियम और बॉडी के जो सेल्स हैं उनके दरमियान एक फ्लूइड रेगुलेशन का मैकेनिज़्म है जो कि नॉर्मल फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करता है। और जो एडिमा है वो इन तीनों कंपार्टमेंट्स में इस नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज़्म की डिस्ट्रप्शंस की वजह से होता है। लिहाजा इसी वजह से हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ एडिमा हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल एडिमा, हाइपरवॉलीमिया एंड इंट्रासेलुलर एडिमा। इंटरस्टिशियल एडिमा जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है इंटरस्टिशियम मतलब उसमें जो एडिमा होता है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल एडिमा। इसी तरह इंट्रासेलुलर एडिमा नाम से जाहिर है कि सेल के अंदर जो एडिमा कॉज होगा उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर एडिमा। और थर्ड टाइप हमारे पास है हाइपरवॉलीमिया, मतलब जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एडिमा कॉज होगा इसे हम हाइपरवॉलीमिया को असल में कहते हैं फ्लूइड ओवरलोड। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर काफ़ी सारा फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और इसकी मोस्टली जो कॉज होती है मोस्ट केसेस में वो हार्ट फेलियर है। इसके अलावा किडनी फेलियर की वजह से भी हाइपरवॉलीमिया हो सकता है।
इसी तरह अगर हम इसकी क्लिनिकल टाइप्स देखें क्लिनिकली, तो हमारे पास ये टाइप्स आती हैं, जैसा कि हमारे पास है जनरल एडिमा, जिसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ द स्वेलिंग ऑफ होल बॉडी। और ये तब हो सकती है जब व्हेन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी रिटेन टू मच फ्लूइड। तो जब पूरी बॉडी में ये एडिमा की वजह से स्वेलिंग होगी तो इसे हम कहेंगे जनरलाइज्ड एडिमा, जनरल एडिमा। इसके बाद हमारे पास है डिपेंडेंट एडिमा। मतलब अगर एडिमा की वजह से स्वेलिंग किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में हो रही है तो उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट एडिमा। और ये डिपेंडेंट एडिमा जो है ये मोस्टली होता है लेग्स, फीट और आर्म्स के अंदर। इसी तरह अगर लंग्स के अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। इसी तरह अगर आई के अंदर जो कॉर्निया है, उस कॉर्निया के अंदर अगर एडिमा क्रिएट हो रहा है, स्वेलिंग है, तो उसे हम कहेंगे कॉर्नियल एडिमा। इसी तरह अगर ब्रेन के अंदर ऑडिमेटस स्वेलिंग होगी तो उसे हम कहेंगे सेरिब्रल एडिमा। इसी तरह लिम्फेडीमा जो है उसे हम कहेंगे कि इट इज़ द स्वेलिंग इन द बॉडी टिश्यूज़ और इट डिवेल्प्स व्हेन द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो जब लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेगा तो लिम्फेडीमा होगा, मतलब बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर स्वेलिंग होगी। और इसी तरह हमारे पास स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू की जो स्वेलिंग है उसके अंदर जो एडिमा है उसे हम कहते हैं माइक्स एडिमा। तो बॉडी के जिस पार्ट में एडिमा होगा उसका नाम वही होगा, जैसा कि पल्मोनरी एडिमा था, सेरिब्रल एडिमा था एंड सो ऑन। इस तरह के काफ़ी सारे नेम्स हैं। अब एडिमा का मैकेनिज़्म देखने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एडिमा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसमें हमारे पास 4 फैक्टर्स आते हैं। तो हमारे पास पहला फैक्टर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये वो प्रेशर है जो कि ब्लड प्लाज्मा एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके बाद हमारे पास है ऑनकोटिक प्रेशर, जो कि जिसे हम कहते हैं कि ये ऐसा ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोलाइड्स जो हैं वो एक्सर्ट करते हैं। मतलब इट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय कोलाइड्स इन द सॉल्यूशन। मगर हमारे पास ब्लड के केस में जो ऑनकोटिक प्रेशर है, इसे इंड्यूस करवाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। वो रिस्पॉन्सिबल है इस ऑनकोटिक प्रेशर के लिए। लिहाजा इन केस ऑफ ब्लड, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, द ऑनकोटिक प्रेशर जो है, इट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय एल्ब्यूमिन विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। इसके बाद थर्ड फैक्टर हमारे पास है वेस्कुलर इंटेग्रिटी। मतलब वेस्कुलर इंटेग्रिटी से मुराद है कि जो वेसल्स की एंडोथेलियम है उनमें कितनी कैपेसिटी है कि वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकें, और अपने जो फ्लूइड्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह हैं, उन्हें रिटेन करने की जो कैपेसिटी है एंडोथेलियम की, उसे हम कहते हैं वेस्कुलर इंटेग्रिटी। सो दिस वेस्कुलर इंटेग्रिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ द वेसल टू प्रॉपरली एक्सर्ट इट्स नॉर्मल फंक्शंस। तो इसे हम कहेंगे वेस्कुलर इंटेग्रिटी। और इसी तरह सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी जो है वो भी एक फैक्टर है जो कि जिसका इफेक्ट है ऑन कॉजिंग एडिमा, इन कॉजिंग एडिमा। तो जब ऑनकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या वेस्कुलर इंटेग्रिटी में किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन आएगी, तो ब्लड प्लाज्मा से इंटरस्टिशियम के अंदर जो एक्सेस फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इस तरह ये इंटरस्टिशियल एडिमा कॉज करवाएगा। लेकिन जब सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी में किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन आएगी तो फिर जो इंटरस्टिशियम और सेल्स के दरमियान नॉर्मल फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है वो ऑल्टर होगा, और इस तरह ये तीनों कंपार्टमेंट्स जो हैं इनमें एडिमा हो सकता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ एडिमा को। सबसे पहला मैकेनिज्म हम देखते हैं इंक्रीज्ड माइक्रोवेस्कुलर परमिबिलिटी को, कि इंक्रीज्ड माइक्रोवेस्कुलर परमिबिलिटी किस तरह एडिमा कॉज करवाती है। बॉडी में जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, तो सबसे पहले उसकी वेस्कुलर इंटेग्रिटी में जो चेंज आती है वो ये है कि उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब बॉडी में जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा तो सबसे पहले वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज होगी, ताकि ब्लड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लीक आउट हों और टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पहुँचें और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को काउंटर करें। बॉडी में जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा तो आएगा, तो बॉडी में से कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, जैसा कि हिस्टामिन है, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरफेरॉन गामा। तो ये जो मीडिएटर्स हैं ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में रिलीज़ होकर वेज़ोडाइलेशन करवाएंगे और साथ में वेस्कुलर परमिबिलिटी परफॉर्म करवाएंगे, ताकि जो ब्लड में मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उसके और इसके अलावा जो फ्लूइड है वो लीक आउट हो फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, और एंड इट सो दैट इट मे रीच द इंटरस्टिशियम, और वहाँ पर पहुँच के वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ताकि काउंटर कर सके। तो इसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर इन मीडिएटर्स की वजह से परमिबिलिटी इंक्रीज होती है और साथ में वेज़ोडाइलेशन होती है।
अब वेस्कुलर परमिएबिलिटी परफॉर्म करवाने के लिए ये वाले मीडिएटर्स जो एंडोथेलियम की एंडोथेलियल सेल्स हैं उनकी रिट्रैक्शन परफॉर्म करवाते हैं, और इस तरह ये मीडिएटर्स एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान गैप्स प्रोड्यूस कर देते हैं। और अब इन प्रोड्यूस्ड गैप्स में से जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो इजीली मूव कर सकता है टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम, और जब यही फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है वेसल्स में से लीक आउट होगा थ्रू द पोर्स क्रिएटेड बाय एंडोथेलियल बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स और पहुंचेगा टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम, तो वहां पर पहुंचकर ये लोकलाइज्ड एडिमा कॉज करेगा और साथ साथ इन्फ्लेमेटरी एजेंट को भी डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से प्रोड्यूस्ड मीडिएटर्स थे, केमिकल मीडिएटर्स, उन्होंने एंडोथेलियल सेल रिट्रैक्शन के जरिए एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान पोर्स क्रिएट किए, जिसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड लीक आउट हुआ और मूव किया टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम, और वहाँ पर जाके उसने ना सिर्फ इन्फ्लेमेटरी एजेंट को डाइल्यूट किया, उसे काउंटर किया, बल्कि वहाँ पर लोकलाइज्ड एडिमा भी कॉज किया। इसके बाद हम देखते हैं कि इंक्रीज्ड इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस तरह एडिमा कॉज करवाता है। अब ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तब ज़्यादा होता है जब माइक्रोवेस्कुलेचर के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर, और जब वेसल्स की वॉल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा तो इस तरह ज़्यादा सारा फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल्स को से लीक आउट होगा और टुवर्ड्स इंटरस्टिशियम फ्लो करेगा और इस तरह एडिमा कॉज करेगा। माइक्रोवेस्कुलेचर से मुराद है वेन्यूल्स, आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज, क्योंकि यही वो तीन वेसल्स हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम टेक्स होती है। तो इस माइक्रोवेस्कुलेचर में इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम भी एक फैक्टर है जो कि एडिमा कॉज कर सकता है। अब ये जो माइक्रोवेस्कुलेचर के अंदर इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम है, इसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि हाइपरीमिया है, जिसका मतलब है कि माइक्रोवेस्कुलेचर के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। जैसा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के इनिशियल स्टेजेस में होता है कि ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, वेज़ोडाइलेशन होती है, उनकी परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह जो हाइपरीमिया है वो माइक्रोवेस्कुलेचर के अंदर इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अगर हार्ट फेलियोर की वजह से कंजेशन है हार्ट के अंदर, तो उसकी वजह से हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है और वो एडिमा कॉज कर सकता है ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसी तरह अगर वेंस के अंदर किसी किस्म की कंप्रेशन है या फिर वहाँ पर ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से वेन के उस एरिया में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और फर्दर वो एडिमा कॉज करेगा। हाइपरीमिया, कंजेशन, हार्ट फेलियोर और इसके अलावा वीनस कंप्रेशन और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वे जो वेसल है, ब्लड वेसल, उस एरिया में जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है या जहाँ पर कंप्रेशन वगैरह हुई है, बॉडी वेन वेसल के उस एरिया में फ्लूइड की फिल्ट्रेशन टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम तो इंक्रीज़ करेगी, मगर उसकी रीअब्जॉर्प्शन बैक इनटू द वेसल जो है वो कम हो जाएगी। और जब ये रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी और फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो तब ये एडिमा की तरफ जाएगा। अब हम देखते हैं कि राइट हार्ट फेलियोर किस तरह एडिमा कॉज करवा सकता है। असल में जब राइट हार्ट फेलियर होता है तो हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, जो राइट पोर्शन ऑफ हार्ट है, वो ब्लड को सही तरह पंप नहीं कर पाता, और जब राइट साइड ऑफ हार्ट ब्लड को सही तरह पंप नहीं कर पाता तो ब्लड जो है वो वेंस के अंदर ही रह जाता है और वहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ करता है। और जब ये इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसकी वजह से फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड की फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और उस इंक्रीज्ड फिल्ट्रेशन के नतीजे में एडिमा प्रोड्यूस होगा, और वो जो एडिमा होगा वो एब्डोमिनल कैविटी में होगा और इसे हम कहते हैं एसाइड्स। सो व्हेन द पंपिंग एक्शन ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज डिक्रीज्ड, देन द ब्लड कैन बैक अप इन द लेग्स, एंकल्स, फीट एंड स्टमक एरिया। क्योंकि राइट साइड ऑफ हार्ट के डिक्रीज पंपिंग एक्शन की वजह से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है पोर्टल वीनस सिस्टम के अंदर। जब पोर्टल वीनस सिस्टम के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैकअप ऑफ ब्लड, तो उसकी वजह से वहाँ पर एडिमा प्रोड्यूस होगा, और चूँकि ये पोर्टल वीनस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो इसलिए ये एसाइड्स कॉज करेगा और इस तरह स्टमक एरिया में स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। अगर हम देखें कि लेफ़्ट हार्ट फेलियोर किस तरह एडिमा कॉज करवा सकता है, तो उसमें यह है कि जब लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट जो है उसका पंपिंग एक्शन डिक्रीज़ हो जाता है
तो हार्ट जो है वो सही तरह ब्लड को पंप नहीं कर सकता बॉडी के अंदर। तो जो भी ब्लड का पोर्शन लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ले रहा है वाया लंग्स, लंग्स से असल में ब्लड आता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर थ्रू पल्मोनरी वेन्स। मगर जब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ब्लड को एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाएगी, तो जो ब्लड पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में एंटर हो रहा है वो भी एफिशिएंटली पंप नहीं हो पाएगा, ड्यू टू विच द ब्लड कैन बैकअप इनटू द वेन्स। इस तरह ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा वेन्स के अंदर, और इस तरह वेन्स के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और इस इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड जो है वो लीक आउट होना शुरू हो जाएगा, और वो एयर स्पेसिस के अंदर लीक आउट होगा, और इसकी वजह से वहाँ पर पल्मोनरी एडिमा प्रोड्यूस होगा। और इस तरह पल्मोनरी एडिमा के अंदर जो एडिमेटस फ्लूइड है वो एल्वियोलर ल्यूमन के अंदर तक चला जाएगा। अब तक हमने देखा कि राइट हार्ट फेलियर अगर होगा तो उसकी वजह से एसाइड्स होगा, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी, वहाँ पर एडिमा होगा। और अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होगा। अब अगर बॉडी के अंदर जनरल एडिमा है, जनरलाइज्ड एडिमा, तो उसकी वजह से जो ब्लड का प्लाज्मा वॉल्यूम जो है जो सर्कुलेट कर रहा है वेसल्स के अंदर वो भी कम हो जाएगा, और इसके अलावा जो किडनीज़ की तरफ ब्लड फ्लो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जनरलाइज्ड एडिमा की सूरत में मैक्सिमम बॉडी फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल्स को लीव करेगा और इंटरस्टिशियम में एंटर हो जाएगा, मगर वापस उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी, और इसकी वजह से जनरलाइज्ड एडिमा के अंदर सर्कुलेटिंग ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। अब जब ये सर्कुलेटिंग प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो वेसल्स के अंदर एक रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम रिसेप्टर्स एंड इंट्रावेस्कुलर प्रेशर रिसेप्टर्स। तो ये इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड प्रेशर रिसेप्टर्स वेसल के अंदर हैं, ये इस चेंज को, जो वॉल्यूम की चेंज हुई है, इसे डिटेक्ट करेंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो ये बॉडी के होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेंगे, जिसका मतलब है कि काफ़ी सारे वॉल्यूम रेगुलेटिंग कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज बॉडी के अंदर जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स। और जब ये वॉल्यूम रेगुलेटिंग कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट होंगे तो सबसे पहला काम जो ये करेंगे वो ये है कि ये जो है ब्लड वेसल्स उनके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन को रिटेन करेंगे। वो किस तरह करेंगे कि ये सोडियम की कंसनट्रेशन को वेसल के अंदर रिटेन करेंगे थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे। और हम ये जानते हैं कि सोडियम के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने साथ साथ वाटर को भी रिटेन करती है। तो जब रेगुलेटिंग कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे के ज़रिए वेसल के अंदर सोडियम को रिटेन करेंगे, तो उसके साथ साथ वो वाटर को भी रिटेन करने की कोशिश करेंगे थ्रू एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो इस तरह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वाटर को रिटेन करेगा वेसल के अंदर, और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे सोडियम को रिटेन करेगा, जिसके नतीजे में इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो है वो दोबारा अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। मगर चूंकि इस वेसल में अभी कोई ऐसा फैक्टर मौजूद है जो कि एडिमा कॉज करवा रहा है, तो जैसे ही रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे के ज़रिए यहाँ पर फ्लूइड की रिटेंशन होगी, तो साथ ही साथ जो फ्लूइड है वो दोबारा फिल्ट्रेशन उसकी होगी और वो दोबारा मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम, चूँकि वहाँ पे अभी तक एडिमा कॉज करने वाला फैक्टर मौजूद है। तो इस तरह जैसे ही बॉडी के होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म वेसल इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड को बैलेंस्ड वे में रखने की कोशिश करेगा, उसे जैसे ही वो बैलेंस उसका करेगा तो साथ ही साथ वो फ्लूइड दोबारा फिल्टर बैक हो जाएगा इनटू द इंटरस्टिशियम, और इस तरह एडिमा की सूरत हाल जो है वो मज़ीद वर्स होती जाएगी। तो हमने देखा कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से लोकलाइज्ड एडिमा प्रोड्यूस हो रहा है, इसी तरह लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से भी लोकलाइज्ड एडिमा प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर दोनों बोथ साइड्स हार्ट की जो हैं वो उनमें हार्ट फेलियर हो, मतलब जनरलाइज्ड हार्ट फेलियर हो, तो उसकी वजह से जनरलाइज्ड एडिमा प्रोड्यूस होता है। अब हम